हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। जो हम वीडियो कर रहे हैं आजकल वो क्लास 11 बिजनेस स्टडी और हिंदी में व्यवसाय अध्ययन, क्योंकि ये वीडियो या जो कंटेंट है वो दोनों लैंग्वेज में वीडियो में भी और मेरी पीपीटी में भी अवेलेबल है, जिसकी पीडीएफ फॉर्म में आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अभी हम यूनिट 3 पर हैं और यूनिट 3 जो है उसका क्या नाम है, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, निजी सार्वजनिक और वैश्विक उद्यम या उपक्रम। ग्लोबल एंटरप्राइजेस को हम एमएनसी के नाम से भी जानते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर जो 3 चीज़ें थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट वाले के लिए यूनिट 2 थी, जो हम ऑलरेडी पहले ही अपनी उसकी वीडियो अपलोडेड हैं इस चैनल पर। अब हमें करना है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ग्लोबल एंटरप्राइजेस या एमएनसी। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस या वैश्विक उपक्रम या उद्यम का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस या एमएनसी आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन थ्रू ए नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेज इन सेवरल कंट्रीज। तो मेन फोकस देखिए बच्चों यहाँ पर इसी चीज़ पर है कि ये वो एंटरप्राइजेस होती हैं, ये वो बिजनेस हाउसेस होती हैं जिनका जो बिजनेस है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो, इंडस्ट्रियल या मार्केटिंग ऑपरेशन जो भी है, वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर फैला हुआ है। तो इनका नेटवर्क जो है वो अपने देश की सीमा को पार कर चुका है, इसीलिए इसको ग्लोबल एंटरप्राइजेस या एमएनसी कहा जाता है। तो ये वर्ड आप आजकल बहुत प्रचलित है, आप सुनते हैं अपने आसपास कि भाई कहाँ वर्क कर रहे हो, मैं एक एमएनसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो एमएनसी का मतलब ये होता है जो अपनी बिजनेस को एक से ज़्यादा देशों में कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल एंटरप्राइजेस। जो भी इनकी ब्रांचेस होती हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि जो भी इनकी ग्लोबल एंटरप्राइजेस की ब्रांचेस होती हैं उनको हम कहते हैं मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स। तो हिंदी में कहेंगे बहुस्वामित्व विदेशी संबंध, मोफा। अब आपसे मोफा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और लास्ट ईयर ये आया भी था, तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोफा की फुल फॉर्म क्या है, मेजॉरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट। साथ ही साथ क्या होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस की एक ब्रांच होती है। ये कुछ एग्जाम्पल या ये वो कुछ कंपनी मैंने आपके सामने ले रखी हैं जो एमएनसी के रूप में काम करती हैं। कुछ हैं, बहुत सारी और भी हो सकती है। तो कुछ आपकी वेल नोन है, जैसे कोका कोला हो गया, जी हो गया, शार्प हो गया, एल&टी, लार्सन एंड टर्बो होता है। कुछ और कंपनी है, कैपिटल IQ, कैपजेमिनी, सिंजिनेटा, और इसका नाम थोड़ा जो है अभी रीडेबल इतना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने रखा है। बाकी आप बहुत सारी और भी कंपनीज जानती हैं, जो जानते हैं और या जान सकते हैं, जो एक से ज़्यादा देश में अपनी बिजनेस करती हैं। तो फिर वही थोड़ा सा और अपना जो मीनिंग है या नॉलेज है अबाउट ग्लोबल एंटरप्राइजेस उसको और एनहेंस करते हैं। तो जो एमएनसी या ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर जिजान्टिक कॉरपोरेशन, विशाल निगम होता है, विशाल उपक्रम होता है, बड़ा होता है, जाइंटिक होता है कॉरपोरेशन, विच हैव देयर ऑपरेशन इन ए नंबर ऑफ कंट्री। तो ये इतना जाइंट है, इतना विशाल है कि इसका ऑपरेशन जो है वो कई सारी कंट्री में चलता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। These enterprises operate in several area producing multiple product with their business strategy extended over a number of country। तो ये देखिए, एक तो ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक से ज़्यादा देशों में जा रही है, मतलब कई सारे देशों में व्यवसाय कर रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट या मतलब कि कई सारे एरिया की बात करें तो उसमें डील करती हैं।
तो इनके प्रोडक्ट जो हैं, अब चाहे आप कोका कोला को ले लो, चाहे किसी भी कंपनी को उठा लो जो भी एमएनसी है, ठीक है, या सैमसंग ले लो, या किसी को भी अगर आप नॉर्मली भी उठाएं, तो आप देखोगे ये किसी एक पर्टिकुलर वैरायटी के प्रोडक्ट में डील नहीं करती, ये अपने प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ा देती हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है। ये जायंट का मतलब क्या है, विशाल होने का मतलब क्या है, कि इनके पास फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपनी रीच बना पाए, तो इसलिए ये सेवरल एरिया में मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये अपने बिजनेस को और फैला सकें। दे डू नॉट एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फ्रॉम वन और टू प्रोडक्ट। इनका उद्देश्य ये नहीं होता कि किसी एक दो प्रोडक्ट से ही क्या करें, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमम करें। वो ये चाहते हैं कि हम अपनी ब्रांचेस इतनी खोलें कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमें कस्टमर मिले। प्रॉफिट मार्जिन में भी हो सकता है थोड़ा कम हो, बट क्या हो, हमारे जो कस्टमर है उसकी हमारे पास वाइड रेंज हो। वैसे ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हम मल्टीपल कंट्रीज़ में जाते हैं, तो आप देख लो जो हमारी कंपनी यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं या बाहर जाकर बिजनेस कर रही हैं, वो प्रोडक्ट को जो है नॉर्मली अच्छे खासे प्रॉफिट पर बेच लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट जब भी होता है, पर इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि वाइड रेंज ऑफ कस्टमर थ्रू ग्लोबल जो बिजनेस है हम पहुंच पाएँ। अब इनकी विशेषताएं देखें, क्योंकि इसमें जो इस टॉपिक में है वो सिर्फ विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, मेरिट डिमेरिट नहीं है। तो आपको जो भी पढ़ना है वो सिर्फ फीचर्स तक ही पढ़ना है। तो देखिए, पहला है कि ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, मैं आपको अभी बता ही रहा था कि ये वो एंटरप्राइजेस हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतनी है, और एक और चीज़ कि इनकी एबिलिटी भी है, अगर इनको कभी भी पैसे की ज़रूरत होती है तो ये बहुत आसानी से अपने लिए फ़ंड इकट्ठा कर सकते हैं। अब चाहे वो इक्विटी शेयर इशू कर करें, चाहे डिबेंचर को, चाहे बॉन्ड को, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक वगैरह से लोन ले, इनको मतलब कि पैसे की अगर आवश्यकता कभी भी पड़ती है तो ये उसको आसानी से उपलब्ध करा लेते हैं। ऑलरेडी भी इनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है। तो और ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनकी मार्केट में क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है, मतलब कि इनकी जो साख है, इनकी जो विश्वसनीयता है वो इतनी अच्छी है कि लोग अगर शेयर इशू करते हैं तो भाग कर खरीदते हैं, डिवेंचर के रूप में पैसा लेते हैं तो हम भाग के इनको वहाँ उस रूप में भी डिपॉजिट कर देते हैं, और बैंक भी इनको आसानी से लोन दे देता है। तो इनकी क्रेडिटेबिलिटी पोजीशन बहुत अच्छी होती है। जो भी इन्वेस्टर है, क्योंकि शेयर खरीदने वाले को इन्वेस्टर कहेंगे, बाकी चीज़ों में डिवेंचर वाला भी इन्वेस्टर है, और बैंक वो है जो लोन दे रहा है। तो इवन इन्वेस्टर एट बैंक ऑफ द होस्ट कंट्री आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन देम, वो भी इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं जिस कंपनी के ये होते हैं, ठीक है। जिस देश से ये कंपनी निकल कर आती है तो पैसे की कोई कमी नहीं होती। दूसरा है फॉरेन कोलैबोरेशन, तो जिस देश में जाकर ये बिज़नेस करना शुरू करते हैं उस देश की जो कंपनी है उसके साथ मिलकर काम करते हैं। सो नॉर्मली इनमें यही होता है, आगे देखेंगे हम कि क्या क्या फॉर्म में ये अपने बिजनेस कर पाती हैं। ग्लोबल एंटरप्राइजेज यूजली एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद एन इंडियन कंपनी पर्टेनिंग टू द सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज ऑफ ब्रांड नेम एंड फाइनल प्रोडक्ट। तो ये नॉर्मली क्या करती हैं, सीधा जाकर खुद अपना बिजनेस स्थापित नहीं करती, तो क्योंकि उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो उतनी मेहनत ना कर कर ये क्या काम करते हैं, ये एक एग्रीमेंट कर लेते हैं इंडियन कंपनी के साथ, जिससे इनको क्या होता है कि अपनी टेक्नोलॉजी ये उनको प्रोवाइड करते हैं और गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ लैंड वगैरह जो भी है वो उस इंडियन कंपनी की होगी। ब्रांड नेम भी उसी दोनों का यूज़ हो जाता है नॉर्मली, जो ज़्यादा प्रचलित होगा, मतलब कि जिसको ज़्यादा वेल नोन है उसी को हम यूज़ कर लेते हैं, और जिससे क्या कर पाएँ, वो फाइनल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई आसानी से कर पाएँ विद जो उस देश की कंट्री की जो कंपनी है उसके साथ। These MNCs may collaborate with companies in public और प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर, पब्लिक का मतलब सरकारी और प्राइवेट का मतलब जो निजी क्षेत्रों में या निजी हाथों में होता है। तो MNCs कंपनीज जो होती हैं वो दोनों के साथ कोलैबोरेट मतलब कि सहयोग में काम करने को तैयार रहती हैं। तो ये
जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर अपना कोलैबोरेशन उस देश की जो डोमेस्टिक कंपनी या होती है, अब वो पब्लिक सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, उसके साथ कोलैबोरेट सहयोग कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी में आपको बता ही रहा था कि मेन जो इनके पास एडवांटेज है वो ये है कि ये इनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो उस पर्टिकुलर देश से ज़्यादा अच्छी होती है, वो सुपीरियर ज़्यादा होती है। उनके प्रोडक्शन करने का मेथड भी एडवांस होता है, इसी वजह से वो लो कॉस्ट पर ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर पाते हैं। तो दे आर एबल टू कन्फर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। तो जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो उसको बना पाते हैं और क्वालिटी को भी परफेक्ट रख पाते हैं। इसके बाद दिस लीड टू इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इन विच सच ऑपरेशन आर ऑपरेट। तो जिस देश में जाकर ये बिजनेस व्यवसाय शुरू करते हैं उस देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो भी वहाँ पर बढ़ पाती है। तो ये भी एक फ़ायदा है, दोनों को फ़ायदा है, हमारे देश को भी फ़ायदा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है। प्रोडक्ट इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया, जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो ऑब्वियसली है, आप देखो कितनी सारी जो है, आप जिस भी फील्ड में चले जाइए, अगर हम टेलीविज़न की फील्ड में जाएं तो आज के समय में OLED टीवी, ठीक है, कभी जब शुरू हुआ था तो ब्लैक एंड वाइट से शुरू हुआ था और आज वहाँ तक बहुत स्लिम हो गए हैं। मतलब कि अब इस समय एक पेपर के इक्विवेलेंट भी जो हैं वो टीवी अवेलेबल है मार्केट में। ऑब्वियसली हाई कॉस्ट के हैं अभी, बट इनोवेशन तो है, कुछ तो नया है। आप टीवी देख रहे हो, आप फ़ोन देख रहे हो, इतने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कि आप मल्टीपल टास्क जो हैं उसी के थ्रू कर लेते हैं। पहले आप हर काम के लिए अलग डिवाइस रखते थे, अब एक ही डिवाइस से आप सारे काम कर लेते हैं। तो ये इनोवेशन ही है और ये इनोवेशन ज़्यादातर इन्हीं ग्लोबल एंटरप्राइजेस के थ्रू किसी भी देश में पहुंच पाता है। द एंटरप्राइजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंगेज इन द टास्क ऑफ डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट। या तो कुछ नया बनाया जाए या कुछ डिज़ाइन को सुपीरियर किया जाए जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका, सो दैट कस्टमर अट्रैक्ट हो सके, कस्टमर को कुछ नया मिल सके। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, पैसे की ज़रूरत होती है और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए इसको ये उस काम को आसानी से कर लेते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो दे यूज़ एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि डिस्काउंट दे देना, कुछ जो अलग फैसिलिटीज़ हैं वो दे देना, जिससे ये क्या कर पाएँ, इंक्रीज़ कर पाएँ अपनी सेल को छोटे समय के लिए। तो ये एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। इनका मेन उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल को इंक्रीज़ किया जा सके। दे पोजेस मोर रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इन्फॉर्मेशन। इनको पता है कि आज के समय में क्या ज़रूरत है और वो इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये इनकी जो रिसर्च टीम है वो बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करती है। जो उनकी एडवर्टाइजमेंट का तरीका है या सेल प्रमोशन की जो टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, इस तरीके से यूज़ करती हैं कि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं कस्टमर के ऊपर। तो बहुत ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ये बहुत प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। तो जब हम MNC या ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो वो किसी भी एक देश की फिजिकल बाउंड्री को क्रॉस कर जाती हैं, तो वो अपने देश से बाहर पहुंच जाते हैं बिजनेस करने के लिए, जिसके उनका जो नेटवर्क है सब्सिडरीज कंपनीज़ का जिनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है या अपनी ब्रांच खोली है या अपनी एफिलिएशन खोली है जिस भी होस्ट कंट्री में जहाँ पर वो अब व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके थ्रू ये अपना पूरा काम करते हैं और अपनी जो रेंज है या अपनी रीच जो है वो ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचाते हैं। ड्यू टू देयर जाइंट साइज दे ऑक्यूपाई ए डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। ये इनका साइज इतना विशाल होता है, इतना बड़ा इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है कि वो किसी भी देश के अंदर जाकर डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर लेते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, टीवीज़ वगैरह में बात करें, तो LG ये भी एक MNC कंपनी है। आज की डेट पर देखो तो इन्होंने जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं उसके अंदर बहुत बड़ा साइज जो है वो अपनी तरफ ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये कोई ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है कि हमारे देश में बहुत सालों से चल रही है।
मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 साल पुरानी कंपनी को लगा लो आप, 25 साल लगा लो, ज़्यादा पुरानी नहीं है। जब इसने अपने हमारे यहाँ पर अपनी जो मार्केटिंग है या अपना बिजनेस जो शुरू किया था, कोई 1991 के बाद ये सब आए हैं। तो 20 साल भी अभी कब होंगे, 2021 में होंगे, नहीं 20 तो हो गए, 30 साल मतलब 29 साल हो गए। तो 29 साल पहले ये कंपनी यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। मुझे जो लगता है 20 साल में इसने हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छी अपनी पकड़ बना ली है। नेक्स्ट और जो फीचर है वो है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब होता है केंद्रीकृत नियंत्रण। तो इनका जो हेडक्वार्टर होता है जहाँ से ये सारे बिजनेस को ऑपरेट करते हैं वो अपनी कंट्री से करते हैं, वही इनका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पॉइंट होता है। वहीं से ये सारी ब्रांचेस को कंट्रोल करते हैं। दैट्स मीन्स ये नहीं कि डिसीजन लेने की पावर इन्होंने उनको नहीं दे रखी, ऐसा नहीं है। कंट्रोल की एक सीमा है, उस सीमा तक ये कंट्रोल करते हैं। जो ब्रॉड पॉलिसी होती है, मतलब कि जो बड़ी पॉलिसी है कि ये चाहते हैं कि भाई 20% अब की बार हम अपनी सेल बढ़ा दें, या हम क्या करें अपनी जो कस्टमर की रेंज है उसको 20% बढ़ाएंगे, तो ये पॉलिसी उन्होंने बना दी और पॉलिसी बनाकर कह दिया कि अब आप अपने आप काम कीजिए। ठीक है, अब वो कैसे बढ़ाएंगे ये आपको देखना है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं, सिर्फ उनको जो कंपनी की ब्रॉड पॉलिसी हैं वो बताते हैं। जो मेन पॉलिसीज़ हैं जिनको व्यापक नीतिगत फैसले होते हैं वो उनको बताते हैं। बाकी वो उनके डे टू डे ऑपरेशन के अंदर इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब है कि इनकी जो ब्रॉड पॉलिसी है वो वहीं से फ्रेम होती हैं और वहीं के थ्रू अपनी जितनी भी ब्रांचेस या सब्सिडीज हैं उन तक पहुँचती है। बाकी वो डे टू डे ऑपरेशन में किसी में भी आप वो जो है इंटरफेयर नहीं करते। तो ये इसके फीचर थे ग्लोबल एंटरप्राइजेस के। आशा करता हूँ कि आप ग्लोबल एंटरप्राइजेस को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अगर ये पेपर में कभी भी आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।